जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स आदत निर्माण पर सबसे सशक्त और व्यावहारिक लिखित पुस्तक है। क्या आप विश्वास नहीं कर रहे हैं? तो आइए हम स्वयं देखें। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम स्काई की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि 1908 से 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ओलंपिक में केवल एक बार ही स्वर्ण पदक जीत पाई थी। उनका प्रदर्शन दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था और सबसे बड़ी साइकिल रेस टूर डी फ्रांस में भी उनका प्रदर्शन खराब रहा। यह स्थिति देखकर यूरोप की एक साइकिल निर्माण कंपनी ने उन्हें साइकिल देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोगों को पता चल गया कि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम इस कंपनी की साइकिल का उपयोग करती है, तो उनकी बिक्री और प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए ब्रिटिश साइकिलिंग संगठन ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को नया कोच नियुक्त किया। डेव ब्रेल्सफोर्ड सभी पिछले कोचों से काफी अलग थे, क्योंकि वह रणनीति के साथ काम करता था, जिसका शीर्षक था सीमांत लाभ का एकत्रीकरण। अर्थात यदि हमारे काम का सबसे छोटा हिस्सा भी 1% बेहतर तरीके से किया जा सके, अतः अंत में सभी भागों को जोड़ने के बाद परिणाम उत्कृष्ट होगा। डेव ब्रेल्सफोर्ड ने अपने कार्य में इस सिद्धांत को लागू किया। उन्होंने साइकिल की सीट को अधिक आरामदायक बनाने के लिए उसका पुनः डिजाइन तैयार किया। उन्होंने सवारों के लिए विभिन्न प्रकार के हल्के कपड़ों का प्रयोग किया। उन्होंने बेहतर पकड़ के लिए टाई पर अल्कोहल रगड़ा, और फिर भी वह वहां नहीं रुके। उन्होंने साइकिलिंग से संबंधित हर चीज में 1% सुधार करने का प्रयास किया। इसके लिए तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने विशेष बिस्तर बनवाए ताकि सवार अच्छी नींद ले सके। उन्होंने डॉक्टर से हाथ धोने की उचित तकनीक सीखी ताकि सवार बीमार न हो सके। उन्होंने अपने सवारों के लिए विभिन्न मालिश केंद्रों की कोशिश की, जो बहुत तेजी से मांसपेशियों की रिकवरी प्रदान कर सकता है। अर्थात डेव ब्रेल्सफोर्ड ने सवार की आंखों की बूंदों से लेकर चेन ऑयल तक सब कुछ नया डिजाइन करने की कोशिश की, और इन सभी चीजों में 1% सुधार करने की कोशिश की। और इसका परिणाम बीजिंग ओलंपिक 2008 में देखने को मिला, क्योंकि 60% स्वर्ण पदक उनकी टीम ने हासिल किए थे। और अगले लंदन ओलंपिक में उनकी टीम ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 विश्व रिकॉर्ड बनाए। डेव ब्रेल्सफोर्ड की रणनीति सीमांत लाभ का एकत्रीकरण थी, अर्थात 10 वर्षों में 1% सुधार के बाद, जो कि 2007 से 2017 तक था, एक साधारण साइकिलिंग टीम ने 178 विश्व चैंपियनशिप, 66 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक और 5 टूर डी फ्रांस जीते। वैसे हम 1% सुधार भी नहीं देख सकते, लेकिन लंबे समय में यह एक यौगिक प्रभाव की तरह एक बहुत प्रभावी परिणाम दे सकता है। लेखक कहते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनाने का प्रयास करें, क्योंकि लक्ष्य सीधे परिणामों से संबंधित होते हैं, जबकि सिस्टम उस प्रक्रिया से संबंधित है जो आपको लक्ष्य की ओर ले जा सकती है। स्वस्थ और फिट शरीर बनाना एक लक्ष्य है, लेकिन स्वस्थ भोजन करना और व्यायाम करना एक प्रणाली है। परीक्षा में 98% अंक प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है, लेकिन दैनिक पढ़ाई द्वारा विषयों को समझना एक प्रणाली है। लक्ष्य दिशा निर्धारित करने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन प्रगति पाने के लिए आपको सिस्टम का पालन करना चाहिए, क्योंकि विजेता और हारने वाले दोनों के लिए लक्ष्य समान है। लेकिन जो व्यक्ति प्रणाली का पालन करता है और निरंतर सुधार करता है, वह अपने लक्ष्य को बहुत तेजी से प्राप्त कर लेता है। इसीलिए विजेता उसे कहा जाता है जो लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर सुधार करता है। लेकिन हारता वह है जो लक्ष्य निर्धारित करने के बाद कुछ नहीं करता। जिस तरह से कोई भी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसी तरह छोटी छोटी आदतों से भी उल्लेखनीय परिणाम बनते हैं। इसलिए यदि आप उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो लक्ष्यों को भूल जाइए और सिस्टम का अनुसरण कीजिए। आमतौर पर आदतें 2 तरीकों से बदली जा सकती हैं, परिणाम आधारित और पहचान आधारित। अधिकतर लोग परिणाम आधारित तरीके से अपनी आदतें बदलना चाहते हैं। इसके बजाय
हमें पहचान आधारित आदतों का पालन करना चाहिए। आइए दो व्यक्ति का उदाहरण लें जो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। वह व्यक्ति जो परिणाम आधारित आदत के माध्यम से धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा है। यदि आप उसे सिगरेट ऑफर करते हैं तो वह कहेगा, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जो व्यक्ति पहचान के आधार पर आदतें बना रहा है, वह कहेगा कि नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता। यह कथन बहुत छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। लोग सुधार तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं बदलना चाहते। इसीलिए वे कोई बदलाव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा प्रत्येक कार्य विश्वासों के एक समूह से उत्पन्न होता है। जो काम आप बार बार करते हैं वही आपकी पहचान बन जाता है, और यह आपके हर उस कार्य के लिए वोट करता है जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि एक भी काम आपकी पहचान नहीं बदल सकता, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति को बदला जा सकता है। जब भी आप कुछ लिखेंगे तो आपके लेखक में एक प्लस पॉइंट होगा। जब भी आप किसी व्यक्ति से आत्मविश्वास और बेहतर तरीके से बात करते हैं तो सार्वजनिक वक्ता के रूप में आपकी पहचान बढ़ जाती है। जब भी आप किसी को प्रभावित करते हैं तो नेतृत्व के रूप में आपकी पहचान बढ़ जाती है। इसलिए आप ही तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं, और छोटे छोटे कदम उठाकर इसके पक्ष में मतदान करते रहें। यदि आप सज्जन बनना चाहते हैं तो सार्वजनिक रूप से आपका व्यवहार सज्जन जैसा होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी विश्वास प्रणाली के साथ आदतें बदल रहे हैं, यानी पहचान आधारित। हमारी आदतें कुल 4 चरणों से उत्पन्न होती हैं। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। संकेत एक ऐसी चीज है जो आपको पुरस्कार याद दिलाती है। लालसा हमें पुरस्कार पाने के लिए बाध्य करती है। हमारी प्रतिक्रिया हमें पुरस्कार पाने में मदद करती है, और हम पुरस्कार पाना चाहते हैं क्योंकि या तो हम संतुष्ट हो जाएंगे या कुछ सीखेंगे। आदत एक प्रकार का व्यवहार है जो बार बार दोहराए जाने पर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। आदतें बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य कम ऊर्जा और प्रयास से अपनी समस्याओं को हल करना है। किसी भी आदत को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। और इन 4 भागों में से अगर एक भी चीज अपर्याप्त होगी तो वह व्यवहार हमारी आदत नहीं बनेगा। क्यू को एक तरफ रख देने से आदतें विकसित नहीं होंगी। कम लालसा के साथ आपको उस काम को करने में रुचि नहीं होगी। यदि आप कठिन प्रतिक्रिया देंगे तो आप वह काम नहीं कर पाएंगे, और यदि कोई पुरस्कार आपकी इच्छा को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है तो आप ऐसा दोबारा नहीं कर पाएंगे। मैं आपको संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार का एक उदाहरण देता हूं। यदि आप बैठे हों और आपका फोन बज जाए तो समझ लीजिए कि यह क्यू है। अब आप फोन का संदेश पढ़ना चाहते हैं जिसे क्रेविंग कहा जाता है, और फिर आप उस संदेश को पढ़ने के लिए फोन को अपने हाथ में रखते हैं जो कि रिस्पांस है। और संदेश पढ़ने के बाद आपको जो अनुभूति हुई वही पुरस्कार है। और पुरस्कार जितना अधिक संतोषजनक होगा उतना ही अधिक आप उस प्रक्रिया को दोहराना चाहेंगे। यदि आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो आपको दृश्यमान संकेत, आकर्षक लालसा, आसान प्रतिक्रिया और संतोषजनक पुरस्कार बनाना होगा। उदाहरण के लिए, आप किताबें पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको अपनी पुस्तकों को दृश्यमान बनाना होगा, जो कि क्यू है। यानी इसे ऐसी जगह रखें जहां आप इसे आसानी से देख सकें। उदाहरण के लिए सोफा, बिस्तर, टेबल आदि पर, जिसके माध्यम से आप किताब पढ़ने के लिए आसानी से नोटिस कर सकते हैं। अगला कदम लालसा को आकर्षक बनाना है। इसके लिए आप पुस्तकों में बुकमार्क का उपयोग करें, ताकि आप आसानी से पता लगा सकें कि आपने अपना पाठ कहां छोड़ा था, और 10 से 15 मिनट के कम समय में आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। आप अपने हाथ के क्षेत्र में पुस्तकें भी रख सकते हैं, यानी आप जहां बैठे हैं वहीं से हाथ फैलाकर किताबें ले लें। इससे आपकी प्रतिक्रिया आसान हो जाएगी। अपनी किताब को दूर मत रखो। इसलिए
आपको इसे लेने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। उस स्थान पर रखें जहां से आप इसे जल्दी से ले जा सकें। अंतिम चरण यह है कि पुरस्कार को संतोषजनक बनाया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी विशेष समय पर कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं। इसीलिए सही पुस्तक का चयन करके आपकी संतुष्टि का स्तर बढ़ाया जा सकता है। यदि आप बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो इसी प्रक्रिया को उलट दें, अर्थात अदृश्य संकेत, अनाकर्षक लालसा, कठिन प्रतिक्रिया और असंतोषजनक पुरस्कार बनाने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, आप फोन की लत छोड़ना चाहते हैं तो पहला कदम क्यू को अदृश्य बनाना है, यानी आप अपने फोन को ऐसी जगह रखें जहां आप उसे आसानी से न देख सकें। अगला कदम लालसा को अनाकर्षक बनाना है। आप बार बार अपना फोन चेक करके यह सोच सकते हैं कि आपको अब तक कुछ नहीं मिला, और इस तरह आप अपने मोबाइल फोन के प्रति लालसा को कम कर सकते हैं। प्रतिक्रिया को कठिन बनाने के लिए मैंने जो तरीका अपनाया वह संभवतः सबसे प्रभावी था। मैंने फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट हटा दिया और 12 अंकों का पासवर्ड बना लिया, जो बड़े और छोटे अक्षरों और संख्याओं का संयोजन था। और इन कठिन पासवर्ड को टाइप करने में मुझे लगभग 15 सेकंड का समय लगता था। इससे कुछ दिनों में मेरी फोन चेक करने की आदत छूट गई, क्योंकि आपका मस्तिष्क थोड़ी सी भावनात्मक राहत के लिए जटिल पासवर्ड टाइप करना पसंद नहीं करता। इसीलिए यह आपको बिना किसी आवश्यकता के अपना फोन अनलॉक करने के लिए नहीं कहेगा। अंतिम उपाय है पुरस्कारों को असंतोषजनक बनाना। आप अपने फोन से समय बर्बाद करने वाले ऐप्स हटा देते हैं, और यदि आप फोन के आदी हैं तो इसका ग्रे स्केल प्रयोग करें, जिससे नियोजित पुरस्कार असंतोषजनक हो जाएंगे। तो ये हैं अच्छी आदतें बनाने के लिए सरल बातें। यदि हम इसे क्रमशः संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार के लिए दृश्यमान, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाते हैं, और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हम इन आदतों को उलटकर अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। यदि हम संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार को क्रमशः अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बना दें। आइए जानते हैं कुछ रोचक सिद्धांत जो हमारी आदतों से जुड़े हैं। अधिकतर हमारी आदतें करीबी, अनेक और शक्तिशाली समूहों से बनती है, यानी हम उन आदतों का अनुसरण करने लगते हैं जो हमारे करीबी लोग अपनाते हैं, और वे आदतें जिनका पालन शक्तिशाली और कई लोग करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है और उन्हें कोई भी काम शुरू करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनमें प्रेरणा की नहीं, स्पष्टता की कमी है। अर्थात उन्हें यह पता नहीं होता कि क्या, कब और कैसे शुरू करना है। भारतीयों ने प्रेरणा को थोड़ा गंभीरता से ले लिया है, जबकि प्रेरणा से अधिक महत्वपूर्ण है वातावरण। एक बार बोस्टन के एक छात्रावास के कैफेटेरिया में कुछ छात्र कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। इसकी खबर खाद्य प्रबंधन विभाग को मिली। उन्होंने बिना कुछ कहे छात्रों को कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पीने के लिए प्रभावित किया। उन्होंने कैफेटेरिया में ठंडे पेय और पानी की बोतलों की व्यवस्था में बदलाव किया। इसके माध्यम से छात्रों ने कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पीना शुरू कर दिया। लोग उत्पादों का चयन उस स्थान के अनुसार करते हैं जहां उन्हें रखा जाता है, अपने लाभ के लिए नहीं। उदाहरण के लिए, आप अपने रसोई घर में रखे पैक किए गए सामान को जल्दी से नहीं उठाएंगे, लेकिन जो चीजें फ्रिज में या आपके किचन में खुलेआम रखी होंगी, आप उन्हें खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि पर्यावरण का कुछ ऐसा हाथ है जो मानव व्यवहार को बहुत आसानी से बदल देता है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे के शौचालय को साफ रखना। हवाई अड्डे के सफाई कर्मचारियों ने एक सरल किंतु शक्तिशाली प्रयोग किया। उन्होंने मूत्रालय के बीच में कीड़े का एक छोटा सा स्टिकर चिपका दिया। इसके जरिए हर कोई उस बग को टारगेट करके हटाना चाहता था, और इस प्रयोग से मूत्रालय के आसपास फैलाव कम हो गया और हवाई अड्डे का शौचालय अधिक स्वच्छ और ताजा हो गया। हम सोचते हैं कि आत्मानुशासित होने के लिए अधिक इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
अनुशासित लोग अपने जीवन को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उन्हें अनुशासित होने के लिए आत्मनियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि उन्हें लगता है कि टीवी बहुत समय ले रहा है, तो वे टीवी को बाहर फेंक देते हैं। यानी अगर टीवी नहीं होगा तो कोई समस्या नहीं होगी। यदि आप व्यवस्थित तरीके से आत्मानुशासन विकसित करेंगे तो यह बहुत आसान है। आत्मानुशासन, उचित निर्देश और कड़ी मेहनत से आप कुछ भी कर सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण पोलगर बहनों की कहानी है। हंगरी के शतरंज शिक्षक और शिक्षा मनोवैज्ञानिक लास्लो पोलगर कड़ी मेहनत में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि विद्यार्थी लगातार अभ्यास और अच्छी आदतों के माध्यम से प्रतिभाशाली बन सकते हैं। उन्होंने इस प्रयोग के लिए एक शिक्षिका कार्ला को चुना और वह यह भी मानती थी कि उचित निर्देशों के माध्यम से हम अपने कौशल को उन्नत बना सकते हैं। इस प्रयोग के लिए उन्होंने शतरंज को चुना और उन्होंने अपने छात्रों को शतरंज में विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए एक पूरी योजना बनाई। लाज़लो और कार्ला की 3 बेटियां थीं। उनके नाम जुत्सा, जोफिया और जुडिथ थे। जुजा और जोफिया ने शतरंज में कई उपलब्धियां हासिल की और सबसे छोटी जुडिथ ने 12 साल की उम्र में दुनिया के शीर्ष 100 शतरंज खिलाड़ियों में जगह बनाई और 15 साल की उम्र में वह दुनिया की सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बन गई। इसके कारण वह लगातार 27 वर्षों तक विश्व की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी रही। मेरे कहने का मतलब यह है कि उचित वातावरण और अच्छी आदतों के सहयोग से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब आइए पेपरक्लिप रणनीति के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी रणनीति जिसने एक सामान्य बैंक कर्मचारी को 6 अंकों की आय दी। स्टीफन की मेज पर 2 जार हुआ करते थे, जिसमें पहला जार 120 पेपर क्लिप से भरा होता था और दूसरा खाली होता था। स्टीफन हर दिन बिक्री के लिए कॉल करता था और एक कॉल पूरी करने के बाद वह एक जार से दूसरे जार में पेपर क्लिप डाल देता था। इस तरह वह अपने दिन की शुरुआत इन 120 पेपर क्लिप्स से करते थे और वह तब तक बिक्री कॉल करता रहता था जब तक कि वह सभी पेपर क्लिप्स को हटा नहीं देता था। स्टीफन के इस सरल रहस्य से बैंक को कुछ महीनों में ही लाखों डॉलर का मुनाफा हुआ। इसके कारण उनकी आय 6 अंकों में हो गई। पेपर क्लिप रणनीति हमारी प्रगति को दृष्टिगत रूप से मापने में मदद करती है। आप अलग अलग तरीके चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में मार्बल्स निकालना। लेकिन मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रगति को दृष्टिगत रूप से मापकर आप अपना बचा हुआ समय देख सकें, जो आपको निरंतर प्रगति करने में मदद करेगा। आदत ट्रैकिंग के बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि जब आपका मूड ठीक नहीं होता तो प्रगति को भूल जाना बहुत सामान्य बात है। लेकिन आदत ट्रैकिंग आपकी कड़ी मेहनत का दृश्य प्रमाण है, जिससे आपको याद आता है कि आप कहां थे और आपने कितनी प्रगति की है। आपने यह वाक्य कई बार सुना होगा कि किताब के बाहर सोचें या अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें। लेकिन कोई भी यह नहीं बताता कि वे किस आरामदायक क्षेत्र और किस किताब की बात कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान मुझे एटॉमिक हैबिट्स नामक पुस्तक में मिला। वह गोल्डीलॉक्स जोन है। मानव मस्तिष्क चुनौतियों का सामना करना पसंद करता है, लेकिन जो चुनौतियां उपलब्ध हैं, वे हमारे मस्तिष्क के कठिनाई स्तर के इष्टतम क्षेत्र में हैं। उदाहरण के लिए, आपको टेनिस खेलना पसंद है, लेकिन अगर आप इसे 10 साल के बच्चे के साथ खेलना शुरू करेंगे, फिर तो आप जल्द ही ऊब जाएंगे, क्योंकि यह आपके लिए बहुत आसान है। और अगर आप इसे रोजर फेडरर और सेरेना विलियम्स जैसे पेशेवर खिलाड़ियों के साथ खेलना शुरू करेंगे, फिर जल्द ही आप प्रेरणा खो देंगे, क्योंकि वे बहुत कठिन खिलाड़ी हैं। लेकिन यदि आप अपने बराबर के खिलाड़ी के साथ खेलेंगे तो आप दोनों जीत सकते हैं, और आप अधिक प्रयास करके ही जीतेंगे। और इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। एक मनुष्य तभी प्रेरित होगा जब वह अपनी वर्तमान क्षमता के शिखर पर होगा, न अधिक कठिन, न अधिक आसान, बिल्कुल किनारे पर, जिसे आपने कभी कभी क्रिकेट मैच में देखा होगा।
वह भी तब जब दोनों ही टीमें शक्तिशाली हैं। और अगर कुछ गेंदें और रन बचे हों तो जीतना भी जरूरी है। फिर जो टीम प्रयास करके खेलती है, केवल वे ही अपने आरामदायक क्षेत्र को आगे बढ़ा पाती हैं। यही कारण है कि हमें अपने आराम क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अपने कठिनाई स्तर से थोड़ा दूर जाना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि दूरी थोड़ी सी हो, इससे अधिक नहीं, क्योंकि हमें ही अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना है। आजकल लोग असफलता के कारण नहीं, बल्कि ऊब के कारण सफलता प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि किसी चीज पर महारत हासिल करने के लिए वही काम बार बार करना पड़ता है। और आप लगातार एक ही काम करते करते ऊब जाते हैं और आप वह काम छोड़ देंगे और सोचता है कि सफल लोगों के पास बहुत पैसा होता है। लेकिन कई प्रशिक्षकों का कहना है कि सफल लोग भी सामान्य लोगों की तरह ऊब के आदी होते हैं। वे भी सामान्य लोगों की तरह हतोत्साहित और उबाऊ महसूस करते थे, लेकिन फिर भी वे उस अभ्यास को जारी रखते थे जो उन्हें विश्व स्तरीय बनाता था। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में आदत निर्माण की संपूर्ण सामग्री शामिल है। यदि आप आदतों को समझना चाहते हैं तो एटॉमिक हैबिट्स सबसे अच्छी किताब है। यदि आप यह पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने विवरण में इसका लिंक दे दिया है, जो आपको जरूर कुछ सिखाएगा। धन्यवाद।